आज बात करते हैं दुनिया के सबसे असाधारण दस्तावेजों में से एक की। जी हां, भारत का संविधान। कहानी शुरू होती है इस नंबर से, 395 अनुच्छेद। इसी वजह से ये दुनिया के सबसे लंबे और सबसे डिटेल्ड संविधानों में से एक है। और हाँ, पहली नजर में देखने पर यह बहुत ही मुश्किल लगता है ना। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत भारी भरकम कानूनी किताब हो जो बस वकीलों या एक्सपर्ट्स के लिए ही बनी है। लेकिन सोचिए, अगर ये सिर्फ एक रूल बुक ना हो, क्या हो अगर ये एक कोड हो, एक ऐसा कोड जिसके पीछे एक लॉजिक छिपा है जिसे बस क्रैक करने की जरूरत है। तो चलिए इसमें उतरते हैं और भारतीय संविधान के पीछे के इस सिस्टम को अनलॉक करने की चाबियां ढूंढते हैं। तो ये कोड शुरू होता है अपने सबसे जरूरी हिस्से से, यानी कि नागरिक से। संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों के बारे में बताता है और यही इस पूरे दस्तावेज की फिलॉसफिकल नींव है। ये अधिकार, जिनकी प्रेरणा अमेरिकी संविधान से ली गई है, असल में वो वादे हैं जो देश अपने हर नागरिक से करता है। इसमें समानता से लेकर बोलने की आजादी और धार्मिक स्वतंत्रता जैसी हर जरूरी बात शामिल है। और देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को यूं ही संविधान का दिल और आत्मा नहीं कहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सिर्फ एक अधिकार नहीं है, ये वो चाबी है जो बाकी सभी अधिकारों को लागू करवाती है। इसी की वजह से नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। और ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि हमारा संविधान एक सीधी जागती चीज है। देखिए, संपत्ति का अधिकार कभी एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन बाद में जमीन के बंटवारे जैसे सामाजिक सुधारों को लागू करने के लिए इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। अच्छा, तो अब कोड को क्रैक करने की पहली बड़ी चाबी की तरफ बढ़ते हैं। संविधान का ये बदलता हुआ रूप समझने के लिए इसका ढांचा जानना बहुत जरूरी है। और केंद्र सरकार की बनावट को समझने के लिए हम कुछ बहुत ही आसान और मजेदार ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं संसद से, जो कि हमारी विधायिका है। इसका जिक्र अनुच्छेद 79, 80 और 81 में है। और ट्रिक है एक छोटा सा नाम, सरला। अब देखिए ये काम कैसे करता है। स मतलब संसद, र मतलब राज्यसभा और ला से हो गया लोकसभा। है ना, एकदम सिंपल लेकिन कमाल का असरदार तरीका। और ऐसी ही याद रखने वाली तकनीकें राष्ट्रपति से जुड़े आर्टिकल्स को समझने में भी मदद करती हैं, जिनमें उनके पद से लेकर उनकी शक्तियां और चुनाव तक सब कुछ आ जाता है। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। अगर वो छोटी छोटी चाबियां थीं, तो अब जो हम देखने वाले हैं वो एक मास्टर की है। ये केंद्र और राज्य सरकारों के बीच की एक गजब की समानता को सामने लाती है। यहां देखिए, एक तरफ केंद्र सरकार के जरूरी अनुच्छेद हैं, जैसे राष्ट्रपति की माफी देने की शक्ति, और दूसरी तरफ राज्यों के लिए बिल्कुल वैसी ही शक्तियां हैं। ये देखने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके बीच का कनेक्शन बड़ा मजेदार और मैथमेटिकल है। तो असली मजा तो अब है। बस इतना करना है कि केंद्र सरकार के किसी भी काम से जुड़े आर्टिकल नंबर में 89 जोड़ दीजिए और बस आपको हूबहू वही काम करने वाला राज्य सरकार का आर्टिकल मिल जाएगा। ये ट्रिक सही बताएं तो संविधान के एक बहुत बड़े हिस्से का ताला खोल देती है। ये कोड कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इसे बनाने वालों ने इसमें मुश्किल वक्त के लिए खुद को बदलने और बचाने के तरीके भी बनाए हैं। संविधान का भाग 18, जो जर्मनी के वाइमर संविधान से प्रेरित है, देश की एकता की रक्षा के लिए संकट के समय में 3 तरह के आपातकाल की इजाजत देता है। और जब कोई संकट न हो तब भी संविधान को बदलने के लिए अनुच्छेद 368 है। यह संसद को शक्ति देता है कि वो संविधान में संशोधन कर सके, ताकि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उतना ही जरूरी बना रहे। लेकिन ये जो संशोधन करने की शक्ति है वो अनलिमिटेड नहीं है, और यहीं से भारतीय कानून की सबसे गहरी और लगातार चलने वाली बहसों में से एक शुरू होती है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना का सिद्धांत दिया। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट संविधान की मूल पहचान का एक गार्डियन बन गया। और यही सवाल हमें एक बहुत ही गहरी सोच में छोड़ जाता है, शक्ति संतुलन के बारे में। क्या ये मूल ढांचे का सिद्धांत संविधान की आत्मा को बचाने के लिए जरूरी है, या फिर ये चुनी हुई संसद की शक्ति में अदालत का दखल है? ये दिखाता है कि हमारा संविधान सिर्फ एक नियमों की किताब या कोई कोड नहीं है, बल्कि ये एक जिंदा दस्तावेज है जिस पर आज भी बहस होती है और शायद हमेशा होती रहेगी।